क्लास 10th में जिन बच्चों ने पावर शेयरिंग का चैप्टर पढ़ा होगा उसमें उन्होंने डेफिनेटली प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। यह ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिससे रिलेटेड बच्चे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज देखते हैं, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिंपल और आसान भाषा में डिकोड करने वाला यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है। मैं यहाँ पर आपके सामने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने के लिए आया हुआ हूँ। इसके बाद आपको किसी और वीडियो में जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये आपकी फाइनल वीडियो होगी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हुए। सो हियर आई एम प्रभात द्विवेदी। एज यू नो दैट ऊपर आका है नीचे काका है, और आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप समझेंगे यहाँ पर तो आपके सामने दो रीजन लिखे हुए हैं, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। आप जानते होंगे कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग ना किया जाए और पूरी की पूरी पावर किसी एक ही आदमी के पास या एक ही बॉडी के पास दे दिया जाए तो गारंटी है कि उस पावर को यूज होने से ज्यादा मिसयूज होना पड़ेगा। और यहां पर जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, क्लास 10 को समझते हैं, तो हमें समझते हैं कि पावर शेयरिंग के पीछे दो बेसिक रीजन है, जिसमें पहला है आपका प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा कौन सा है आपका मोरल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि मान लेते हैं सोसाइटी में बहुत सारे वर्ग हैं। आप जानते होंगे जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। तो अगर मान लेते हैं कि हमें इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को, इनके बीच के झगड़े को सुलझाना है, समाधान करना है, खत्म करना है, तो हमें कुछ ना कुछ इनके लिए एक एक्स्ट्रा आउटपुट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बूस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम किसी सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की बात करते हैं, वो कहां पे आता है, वो पावर शेयरिंग का जो रीजन होता है वो क्या होता है आपका प्रूडेंशियल रीजन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस सोशल ग्रुप। और यहाँ पे जब मैं बात करूंगा सोशल ग्रुप की, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा आपका, लाइक आपका जनरल है, लाइक आपका ओबीसी है, लाइक आपका एससी है, लाइक आपका एसटी है। तो इन सभी के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है तो उसके लिए हमको प्रूडेंशियल रीजन को समझना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि मेन गवर्नमेंट ने क्या एक सेट किया है, वह है आपका रिजर्वेशन। तो थ्रू द रिजर्वेशन हम सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। मान लेते हैं, ऐसे समझते हैं कि एक जनरल वर्ग है, दूसरा आपका एससी और एसटी है। अब हमेशा एससी एसटी को माना गया है कि पास्ट से, हिस्ट्री से हमेशा देखा गया है कि एससी एसटी को दबा के रखा गया है। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, जब से कॉन्स्टिट्यूशन को सेट कर दिया गया कि आज से हर आदमी बराबर है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14 एवरीवन इज द सेम इन द फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन द फ्रंट ऑफ लॉ। सब कुछ लॉ के सामने, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबर है। तो इसलिए आज से अगर मान लेता हूं, जब से हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से, तब से मान लिया गया कि अब सब लोग संविधान के सामने बराबर हैं। अब अगर संविधान के सामने बराबर हैं तो इसके बाद क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जनरल है और ये आपका एससी है। मैंने बोला कि आज से दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये जो बीच का गैप है ये हमेशा तो ऐसे बना रहेगा, दोनों आगे बढ़ेंगे लेकिन ये गैप साथ में चलता रहेगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा बूस्ट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण। तो आरक्षण के फॉर्म में हमने इनको यहां पे लेके आ गए और अब आज से ये बोलेंगे कि अब दोनों बराबर हैं। तो ये जो बीच का गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या दिया, रिजर्वेशन। और आपको पता होगा जो रिजर्वेशन दिया गया था वो ओनली फॉर 10 ईयर दिया गया था। ये बोला गया था कि 10 ईयर के बाद हम देखेंगे, अगर प्रॉब्लम बचेगी, अगर लगेगा कि एससी और एसटी या ओबीसी वर्ग के लोगों को हमें एक्स्ट्रा बूस्ट अभी और देना पड़ेगा, इस खाई को, इस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा, उसके लिए हम 10 ईयर को और एक्सटेंड करेंगे। तो 10 साल के लिए सिर्फ रिजर्वेशन को दिया गया था ताकि इस गैप को फुल किया जा सके। यहां पे जनरल है और यहां पे बाकी अदर रिमेनिंग जो कैटेगरी है। लेकिन होता क्या है कि जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये जो गैप है ये कम होने का नाम नहीं लेता। इवन दैट अगर मैं आज बात करूंगा तो बहुत से ऐसे एससी और एसटी वर्ग के फैमिलीज हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो रियल में रिजर्वेशन अब डिजर्व नहीं करते। वो संपन्न है, पूरे कंप्लीट है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो यहां पर जरूरत है कि चीजों को फिर से रिथिंक किया जाए, सोचा जाए कि हाँ अब किन चीजों को रिजर्वेशन चाहिए, किन को नहीं चाहिए, क्या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्वेशन की जरूरत है, या अभी भी ये जो पास्ट वाला है कि 10 साल के लिए इसको एक्सटेंड करने वाली बात है, क्या उसको अभी भी मेंटेन रखना जरूरी है, ये सोचने वाला विषय है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि जब सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हम कुछ प्रोविजन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल रीजन। फॉर एग्जाम्पल जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बचेगा
तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे तो डेमोक्रेसी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगी, सिंपल शब्दों में। नाउ आगे बात करेंगे, यहाँ पे हमने क्या रखा, रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन सिर्फ एसटी और एससी के लिए नहीं है, यहाँ पर वीमेन के लिए भी सेट किया गया है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि वीमेन के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। क्यों वीमेन के लिए? क्योंकि आपको पता होगा कि हमेशा वीमेन को भी सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, बहुत सारा उनको सोसाइटी का जो बैरियर्स है वो झेलना पड़ा, इसलिए इनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है ताकि जो सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट है उनको खत्म किया जा सके। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वीकर सेक्शन ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। और जो वीकर सेक्शन है आपने देखा होगा कि कई बार साइकिलिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बनती है, इस बार एससी की सीटें आई हैं, इस बार एसटी की सीटें आई हैं, इस बार महिला सीटें आई हैं, इस बार जनरल सीटें आई हैं। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हर किसी को पार्टिसिपेट करवाया जाए गवर्नमेंट फॉर्म करने में। और मेन जो हमारा आउटपुट है, मेन हमारा जो रीजन है, वो रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट बने उसमें एक बेटर आउटकम आ सके, अच्छे से अच्छा आउटकम लाना, ये काम होता है किसका? प्रूडेंशियल रीजन का। ठीक है। और जब हम बात करेंगे दूसरे रीजन के, मोरल रीजन के, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मान लेता हूं कि मैं स्टूडेंट से बात करूं, अब हमेशा बात करता हूं कि स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर तीन के तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो यहां पर तीनों की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टूडेंट जो होता है उसकी मोरल वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे पढ़ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि टीचर की मोरल वैल्यू क्या होगी, मोरल काम क्या है, मोरल ड्यूटी क्या है, तो आप बोलेंगे टीचर का काम है पढ़ाना। और अगर आपसे बोले कि पेरेंट्स की मोरल ड्यूटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? पैसे देना। नहीं, पैसे देना की बात तो अलग है, उसके साथ साथ उनको मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली सपोर्ट करना, पेरेंट्स का हर तरीके से काम होता है। तो ये जो तीन के तीन होते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर, तीन के तीनों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप में रहते हैं, तभी एक बच्चे का बेटर फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पिलर पीछे हो जाए, टूट जाए, कमजोर हो जाए, तो वहीं से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हर किसी का अपना अपना एक मोरल एथिक्स होता है, मोरल वैल्यू होती है। अब जब मैं वहीं बात करूंगा गवर्नमेंट में, जैसे हम समझ रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, तो जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो आपका आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी हो, सबकी एक मोरल ड्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और बाइक से जाने में आपको आगे मिल गए कांस्टेबल साहब। उन्होंने बोला कि आपका हेलमेट का है, आपने बोला सर हेलमेट तो भूल गया हूं मैं। फिर आपने क्या किया? उनको दिया 500 की पत्ती और उन्होंने आपको फ्री कर दिया। क्या आपको लगता है कि यहां पर उस पुलिस वाले ने, क्या आपको लगता है कि यहां पर उस पुलिस वाले ने अपनी मोरल वैल्यू को परफॉर्म किया है? आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे लोग करप्शन को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं चलेगी। ऐसे ही एमपी एमएलए होते हैं, जब एमपी एमएलए वहां पर सत्ता में बैठते हैं, पार्लियामेंट में रहते हैं, तो उनका काम होता है कि अपने मोरल वैल्यू को परफॉर्म करना, लोगों के राइट्स के बारे में बात करना। अगर लोगों के राइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी होगी वो करप्ट डेमोक्रेसी होगी, बेकार डेमोक्रेसी होगी, और वहां से हो सकता है कि आउटपुट आपका अच्छा ना निकल पाए। अच्छा ये भी समझिए, मान लेते मैंने बताया पीछे कि स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर तीनों का कलेक्टिव कोलैबोरेशन होता है। अगर मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, फिर चाहे ब्रह्मा भी ऊपर नीचे से आ जाए, कोई इनको पढ़ा नहीं सकता है। तो बेटर है कि इनको समझाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू द पेरेंट्स, थ्रू द टीचर्स। जब तक ये प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक वो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया कांस्टेबल वाला, मान लेते कांस्टेबल ने पैसा लिया, करप्शन किया, घूस लिया, उसको रोकना है तो उसके जो ऊपर हाई अथॉरिटी के लोग होंगे वो उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। एमपी एमएलए है, मान लेते हैं कि अगर वो सही से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे जो लोग होंगे, जो कैबिनेट के लोग होंगे, जो उसके हाई अथॉरिटी के लोग होंगे, वो उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। या हो सकता है कि जुडिशरी उस पर प्रेशर क्रिएट करे, जिसके बाद वो अपने मोरल एथिक्स पे, मोरल ड्यूटी में वापस लौट के आ जाए। तो ये समझना, जब हम यहां पे बात करेंगे, यहां पे सिंपल लिखा हुआ है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की वो स्पिरिट होती है, वो आत्मा होती है जिससे आपको चलता है पता कि हाँ हमें सही से परफॉर्म करना है। साफ लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक सेटअप, सिटीजन्स टू हैव अ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो उसके स्टेक हैं, स्टेक मतलब उसके होल्डर्स हैं,
उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका है वहां पर। तो अगर आपको डेमोक्रेसी को सही से परफॉर्म करना है तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर वो आत्मा है, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को अच्छा करें। ऐसा नहीं कि हमें करप्शन करना है, हमको पैसे लेना है, हमको बैड प्रैक्टिस करना है। सिंपल सी बात यहाँ पे। और अगर मान लेते हैं कि आप सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कुछ टाइम पहले दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था तो वहां पर गवर्नमेंट के जो 3 कानून थे उसकी अगेंस्ट किसानों का मोर्चा खोला गया। किसानों ने अपनी मांगों के लिए वहां पर प्रेशर क्रिएट किया गवर्नमेंट पे। और जब ये प्रेशर ग्रुप बनाए गए, उन प्रेशर ग्रुप में मान लेते 500 लोग हैं किसान, तो 500 लोगों में से कोई एक आदमी होगा जो उसका लीडर होगा। ये सब प्राइवेट बॉडी होती हैं। 500 में से कोई एक आदमी होगा जो उसका लीडर होगा, और वो जो लीडर्स होंगे वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली अपनी बात करेंगे कि सर ये जो आपने पॉलिसी बनाई है ये हमारे लिए सही नहीं है, आप इस पे दोबारा से क्या करिए, रिथिंक करिए, इस डिसीजन को, इस पॉलिसी को दोबारा से सोचिए, इस पे काम करिए। रिथिंक करना है पॉलिसी को, उसमें चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है। तो इस तरीके से जब प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट पे तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को फिर से सोचती है, फिर से चेंज करती है। ऐसे ही बिजनेस ट्रेड ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, और सारे आपके ट्रेड यूनियंस भी होते हैं। आपने देखा होगा समटाइम्स यूनिवर्सिटीज में जिन बच्चों ने पहले की पढ़ाई करी होगी या अभी भी आपने देखा होगा, छात्र यूनियन बने होते हैं। 500 बच्चों के बीच में एक उनका अध्यक्ष होगा। वो अध्यक्ष क्या करता है, जाता है जो वहां पे आपके मेन चेयरमैन साहब हैं उनसे आके जाके प्रेशर क्रिएट करेगा, बोलेगा सर आपने ये काम बच्चों के लिए सही नहीं किया, आपने यहाँ पे पार्किंग सही से नहीं बनाई, आप बच्चों के लिए जो करिकुलम सही से नहीं कर रहे हैं। तो टीचर्स को या आपके जो चेयरमैन साहब हैं उनको अपने जो स्कूल के बनाए हुए पॉलिसी हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उनको चेंज करना पड़ता है। तो एक प्रेशर क्रिएट किया गया है। और प्राइवेट बॉडी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, तो प्राइवेट बॉडी के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से मोरल को दोबारा से परफॉर्म करने के लिए, डेमोक्रेसी की स्पिरिट को दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए मोरल रीजन की जरूरत पड़ती है, और इस तरीके से पावर शेयरिंग किया जाता है। इसके पीछे करने का मेन कारण क्या है कि इस डेमोक्रेसी में एक वैल्यू क्रिएट हो सके, एक क्वालिटी आ सके। यहाँ पे क्या है कि हमें एक अच्छा आउटकम चाहिए ताकि बीच में लड़ाई ना हो। यहाँ पे हमें क्या है कि हमें एक वैल्यू क्रिएट करनी है ताकि डेमोक्रेसी हमारी अच्छी हो, करप्शन फ्री हो। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हर किसी को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए भी डेमोक्रेसी बनाई जाती है, 2 रीजन से। आप बताइए कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए, कमेंट करिएगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं पावर शेयरिंग का कंप्लीट चैप्टर आपको इसी तरीके से आसान भाषा में लेके आऊंगा। कमेंट करिए, आगे बताइए, ताकि मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।